नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू टेस्ट सीरीज की बात करेंगे। ये सेकंड सीरीज होगा। एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसे हम हिंदी में वैकल्पिक प्रश्न बोलते हैं, उसकी बात करेंगे। ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन होगा वो बेसिकली साइंस से रिलेटेड होगा। जितने भी एसएससी हो या बीपीएससी के एग्जाम देने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चाहे अगर आप बोर्ड का भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या सीबीएसई का, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप हमें सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर बाई सर्चिंग लाइव स्टडी 21 करके वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक से जुड़ने के लिए सर्च कीजिए लाइव स्टडी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को पूरी तरह से फैला दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपका वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बोटनी किसे माना जाता है। इसमें से आपको बताना है कि फादर ऑफ बोटनी किसे बोला जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस एंड ऑप्शन सी है हिपोक्रेटस एंड ऑप्शन डी है हानेमन। इसमें से अगर आपको पता है कि फादर ऑफ बोटनी किसे बोला जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बोटनी बोला जाता है। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को बोला जाता है, और फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेटस को बोला जाता है, एंड फादर ऑफ होम्योपैथी हानेमैन को बोला जाता है। देन अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपका जीवाणु यानी बैक्टीरिया के खोजकर्ता निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन है ऑप्शन ए है एरनबर्ग, एंड ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है एंटोनी लीवेनहॉक, एंड ऑप्शन डी है जोसेफ लिस्टर। अगर आपको पता है कि बैक्टीरिया को खोजकर्ता किसे बोला जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका लीवेनहॉक। एंटोनी लीवेनहॉक को बैक्टीरिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। साइंस के जिस शाखा में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, और फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और जीवाणु के खोजकर्ता ये दोनों जो है लीवेनहॉक को बोला जाता है। आपसे एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए लीवेनहॉक। इसके अलावा बैक्टीरिया के नामकरणकर्ता के रूप में एरनबर्ग को जाना जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी रॉबर्ट कोच को जाना जाता है। और रॉबर्ट कोच ने तपेदिक पैदा करने वाले जीवाणु की खोज की थी। तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि तपेदिक पैदा करने वाले जीवाणु की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर होना चाहिए रॉबर्ट कोच। इसके अलावा जोसेफ लिस्टर को हम शल्य चिकित्सक एवं प्रतिरोधी शल्यकर्म के जनदाता के रूप में जानते हैं। देन अगले हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका सबसे पहले किस विषाणु की खोज की गई, किस वायरस की खोज की गई। ऑप्शन ए है टीबी एवं हैजा, ऑप्शन बी है पीटीबी, एंड ऑप्शन सी है टोबैको नेक्रोसिस वायरस जिसे हम शॉर्ट में टीएनबी बोलते हैं, और ऑप्शन डी है टोबैको मोजेक वायरस जिसे हम शॉर्ट में टीएमबी बोलते हैं। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका टीएमबी यानी कि टोबैको मोजेक वायरस। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। हमने ऑप्शन में पहला देखा था टीबी एवं हैजा, ये कोई वायरस नहीं है जबकि एक जीवाणु है जिसकी खोज सबसे पहले किया गया था। और वायरस से रिलेटेड हम देखते हैं, वायरस के बारे में हम साइंस की जिस शाखा में पढ़ते हैं वो है आपका वायरोलॉजी। वायरस के खोजकर्ता इवानोव्स्की को माना जाता है, एक रशियन साइंटिस्ट थे, और सबसे पहले जिस वायरस की खोज की गई वो है आपका टोबैको मोजेक वायरस यानी टीएमबी, और सबसे छोटा जो वायरस है वो आपका टोबैको नेक्रोसिस वायरस टीएनबी, एंड सबसे बड़ा जो विषाणु है वो वायरस जो है वो आपका पीटीबी। और समांतर वायरस जो होते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के बने होते हैं। देन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण पत्तियां जो है लीव्स जो है हरी होती है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है लवक, ऑप्शन बी है वर्णी लवक, एंड ऑप्शन सी है अवर्णी लवक, एंड ऑप्शन डी है हरित लवक। इसमें से आपको बताना है कि किसके कारण जो पत्तियां जो है ग्रीन होती है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है आपका क्लोरोप्लाज्म यानी कि हरित लवक के कारण पत्तियां जो है हरी होती है। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। लवक के खोजकर्ता जो है हैकल्स है, और ये प्रायः लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, और लवक जो है रंगीन तथा रंगीन दोनों होता है यानी कि एक कलर और कलरलेस दोनों होता है। देन हम देखते हैं वर्णी लवक के बारे में। वर्णी लवक जो है पुष्प की पंखुड़ियों में, बीजों में एवं फल बीतियों में पाया जाता है, और इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जेंथोसाइनिम नाम का, और जेंथोसाइनिम के कारण ही जो फूल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं या तितलियां जो होती हैं ये डिफरेंट कलर की होती हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे कभी पूछता है कि फूल एवं तितलियां विभिन्न कलर की क्यों होती हैं, डिफरेंट कलर की क्यों होती है, तो इसी जेंथोसाइनिम के कारण जो है पुष्प एवं तितलियां विभिन्न रंग की होती है। देन देखते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक जो है पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये रंगहीन होता है। देन देखते हैं हरित लवक के बारे में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो भाग लेता है वो हरित लवक ही है, और कैल्शियम तत्व से निर्मित क्लोरोफिल परहरित पाया जाता है इसमें। देन हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत यानी पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है आइंस्टाइन, ऑप्शन बी है मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी है नील्स बोर, एंड ऑप्शन
ऑप्शन डी है न्यूटन। इसमें से आपको बताना है कि पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था। इसका जो सही जवाब है वो है आपका सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ही पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट का प्रतिपादन किया था। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट और इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट दिया था। मैक्स प्लांक ये भी एक जर्मनी के साइंटिस्ट थे और इन्होंने क्वांटम सिद्धांत यानी क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किया था। 1918 में इन्होंने क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन किया था। और नील्स बोर ये एक डेनमार्क के साइंटिस्ट थे जिन्होंने परमाणु संरचना का सिद्धांत यानी कि एटम स्ट्रक्चर थ्योरी 1922 यानी 1922 में इन्होंने एटम स्ट्रक्चर थ्योरी दिया था। देन देखते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में। इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी और गति के नियम लॉ ऑफ मोशन, द्विपद परिमेय, बाइनोमियल थ्योरम और कैलकुलस का आविष्कार किया था इन्होंने। ये जितने भी थ्योरी और आविष्कार हैं ये काफी किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी का हो या बोर्ड का एग्जाम, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप या तो नोट कर सकते हैं जितने भी की पॉइंट है, या टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जन हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस उपकरण यानी किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है थर्मामीटर, ऑप्शन बी है अमीटर एंड ऑप्शन सी है गैल्वेनोमीटर एंड ऑप्शन डी है वोल्टमीटर। इसमें से आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में आइए, वहां कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसका सही जो जवाब है वो आपका वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से ही पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है। और वोल्टमीटर को हॉर्न्स ऑर्स्टेड नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही वोल्टमीटर का आविष्कार किया था। 1819 में इन्होंने इसका आविष्कार किया था। और वोल्टमीटर को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका जो सिंबल है ये इस प्रकार से होता है। थर्मामीटर से हम शरीर का टेम्परेचर मापते हैं और अमीटर एंड गैल्वेनोमीटर से हम विद्युत धारा का परिपथ मापते हैं। देन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का यानी किस कलर का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होता है। वेवलेंथ सबसे कम होता है किस कलर का, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला एंड ऑप्शन डी है बैंगनी यानी कि पर्पल। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका बैंगनी यानी पर्पल कलर का वेवलेंथ जो है सबसे कम होता है। देन और सारे कलर का हम वेवलेंथ देखते हैं। लाल कलर का वेवलेंथ देखते हैं 7800 से लेकर के 6400 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं वो आपका एंगस्ट्रॉम का सिंबल होता है। देन देखते हैं ग्रीन का, इसका 5700 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 5000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देन नीला का देखते हैं, नीला का वेवलेंथ जो है 5000 से लेकर के 4600 एंगस्ट्रॉम होता है। देन बैंगनी यानी पर्पल का 4300 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। देन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। परावर्तक दूरबीन यानी कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में निम्न में से किस मिरर का उपयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। इसमें से आपको बताना है कि किस मिरर का उपयोग हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में करते हैं। इसका जो सही जवाब है वो आपका अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का यूज जो है हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में करते हैं। देन इससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं कि समतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। तो समतल दर्पण का यूज जो है आईना में किया जाता है। इसके साथ ही पेरिस्कोप में किया जाता है जिसका यूज जो है पनडुब्बी में किया जाता है। देन देखते हैं अवतल दर्पण, इसका हजामती दर्पण सर्च लाइट या हेडलाइट में किया जाता है। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप यानी कि परावर्तक दूरबीन में। इसके अलावा जो भी डेंटिस्ट होते हैं, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो अपने मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज जो करते हैं उसमें जो ग्लास का जो यूज किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण का ही होता है। देन लास्ट देखते हैं उत्तल दर्पण। साइड मिरर में मोटर कार में या हम बाइसिकल में जो देखते हैं साइड मिरर के रूप में, उसमें हम उत्तल दर्पण के यूज करते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा जो सड़क पर लगे परावर्तक लैंप होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। देन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है वयस्क मानव के लिए श्रव्य सीमा क्या यानी ऑडिएबल रेंज फॉर अडल्ट ह्यूमन बीइंग इज लेस देन 20 हर्ट्ज, 20,000 से 20,000 हर्ट्ज एंड ऑप्शन सी है 21,000 से लेकर के 50,000 हर्ट्ज तक एंड ऑप्शन डी है 100 से 120 किलो हर्ट्ज तक। इसमें से आपको बताना है कि मानव के सुनने के लिए कौन सा फ्रीक्वेंसी है जिसे मानव सुन सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी वाला जो ध्वनि होता है, साउंड होता है, उसे मानव सुन सकता है। देन उससे जुड़े हम कुछ की पॉइंट को देखते हैं। साउंड जो है ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग है और इससे साउंड को ट्रेवल करने के लिए, यात्रा करने के लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है, यानी कि इसे ट्रेवल करने के लिए एक रिक्वायरमेंट चाहिए किसका, मीडियम का। और ध्वनि के बारे में हम जिस शाखा में अध्ययन करते हैं वहाँ ध्वनिकी है और ध्वनि की तीव्रता को मापने इकाई के लिए मेजरमेंट यूनिट के लिए हम डेसिबल का यूज करते हैं। ध्वनि 3 प्रकार का होता है, अनुश्रव ध्वनि यानी कि इंफ्रासोनिक साउंड, पराश्रव ध्वनि यानी कि अल्ट्रासोनिक साउंड एंड श्रव ध्वनि ऑडिएबल साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपका 20,000
हार्ट से कम होता है और इसे मानव नहीं सुन सकता। इसके सुनने के लिए या तो इसे कुत्ता सुनते हैं, जो अन्य पशु होते हैं वो इसे सुनते हैं। ये हमारे हृदय का जो धड़कन होता है इसी फ्रीक्वेंसी का होता है। देन हम देखते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। अल्ट्रासोनिक साउंड का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होता है और इसे चमगादड़ उत्पन्न करता है। ऑडियो साउंड की बात करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। इसके अलावा इसी कोटि के ध्वनि जो मनुष्य को जो सुनाई देता है इसी फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है। देन अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हीरा यानी डायमंड का अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? ऑप्शन ए है 1.65, ऑप्शन बी है 1.51, ऑप्शन सी है 1.46 एंड ऑप्शन डी है 2.42। इसका जो सही जवाब है आपका 2.42 हीरा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। इससे जुड़े कुछ की पॉइंट को देखते हैं। तारपीन के तेल का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.47 होता है, केरोसिन का 1.44 होता है, अल्कोहल का 1.36 होता है और पानी का 1.33 होता है और बर्फ का 1.31 होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को पूरी तरह से फैला दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।